गोदान में उतना ही देश मौजूद है जो कि उसका डोमेन एरिया है, जो का एक परसेप्शंस है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि रेणु के मैलांचल में देश उतना ही है जितना वहाँ होना चाहिए। जैसे रेणु के मैलांचल में आप कहेंगे कि 42 के आंदोलन से लेकर के देश के विभाजन तक का, जो 1947 में भारत का विभाजन होता है, वहाँ तक का भारत मौजूद है। मतलब 1942 से लेकर के 1947, मतलब 5 साल का भारत। कहने का मतलब कि अगर आप 5 साल के भारत को जानना चाहते हैं या 5 साल के भारत को समझना चाहते हैं, तो आपको रेणु का मैलांचल ज़रूर पढ़ना चाहिए। वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आखिर हमारा राष्ट्र कैसा है, देश कैसा है, हमारे देश की समझ कैसी है। या वहाँ पर जितने पात्र हैं, चाहे कालीचरण हो, चाहे बावन दास हो, हर किसी के अंदर एक देश की समझ है और इसीलिए वो सक्रिय होते हैं कि वो देश को वैसा बनाना चाहते हैं। कालीचरण देश को अपने पार्टी के विचार के हिसाब से बनाना चाहता है। डॉक्टर प्रशांत जो है रेणु के मैलांचल में, वो देश को समाजवादी विचारधारा के हिसाब से बनाना चाहते हैं। और इसी तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो आपके तहसीलदार साहब हैं, वे अपने विचार के हिसाब से देश को बनाना चाहते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो नुमाइंदा है, अपने विचार के हिसाब से अपने देश को बनाना चाहता है, देश को क्रिएट करना चाहता है। उसको एक तरह से मतलब एक कहा जाता है कि देश कुछ होता नहीं है। देश मतलब एक देश का एक डोमेन एरिया ज़रूर होता है, एक भूगोल होता है उसका, एक उसकी भाषा होती है, एक उसका झंडा होता है, एक इसका एक कहिए नेशनल एंथेम सॉन्ग हो सकता है, राष्ट्रगान भी हो सकता है देश का। तो ये सारी चीज़ें मिल करके देश को बनाती है। लेकिन देश की वास्तविक जो बनावट होती है देश की, वह देश में रहने वाले लोगों से देश की समझ बनती है या देश बनता है। जैसे घर आप किसे कहते हैं? घर सिर्फ दीवार, दरवाज़ा और खिड़कियों से घर नहीं होता है। अगर उसमें रहने वाले लोग नहीं हैं तो फिर घर नहीं होता है। वह सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जिसे आप देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन मतलब वह होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग कहते हैं कि मार्क्सवाद में और संरचनावाद में क्या फ़र्क है, तो मार्क्सवादी क्रिटिक जो है वो एक तरह से मतलब जो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो लोग रहते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जो संरचनावादी विचारक होते हैं वे उस स्ट्रक्चर की तारीफ़ करते हैं। घर बहुत सुंदर है, घर में इतने लोग के बैठने की जगह है, या क्लासरूम बहुत सुंदर है, इतने लोग के बैठने की जगह है। कहने का मतलब कि हर का परसेप्शन अलग अलग होता है। और इसलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, हर पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से देश को बनाने की कोशिश करती है या देश को क्रिएट करने की कोशिश करती है। गांधी का भी अपना एक विज़न था। गांधी को हम लोग कहते हैं, गांधी एक तरह से गांधी के सपनों का एक भारत भी था और गांधी उसी हिसाब से देश को बनाना चाहते थे। या जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे बालकृष्ण गोखले हों या बाल गंगाधर तिलक हों, या इसी तरह से जितने भी लीडर्स हैं, चाहे अम्बेडकर हों, ये सारे के सारे लोग के अंदर देश की एक समझ थी, देश के लोगों की समझ थी, देश के समाज की समझ थी। वो देश के समाज को देख करके देश को बनाने की बात करते हैं या देश को एक तरह से रिक्रिएट करने की बात करते हैं। आप गौर करेंगे कि पूरा यह जो डिबेट डिस्कशन से मतलब बाहर भारत की समझ का या भारत देश की समझ का, ठीक है, आप अगर एक अलग एंगल से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। यहाँ जितने आप लोग बैठे हुए हैं, जितने 40 पार्टिसिपेंट हैं, चाहे मंजू जी हों, चाहे रविंद्र खरे जी हों, या पद्मावती जी हों, या फिर परमिंदर जी हों, अब्दुल जी हों, या फिर जिनाक्षी जी हों, या जयपाल हों, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, शालिनी जी हों, या फिर प्रतिभा जी हों, या फिर दीपशिखा जी, हर के अंदर एक तरह से भारत देश की समझ है कि हमारा देश कैसा है या देश को कैसा होना चाहिए। ये समझ का 2 लेयर होता है कि एक जैसा है, कैसा है, और फिर कैसा होना चाहिए। जाहिर है कि पहले था, मैथिली शरण गुप्त भी जब बात करते हैं राष्ट्र के बारे में कि देश कैसा था और आगे कैसा होगा, तो एक अलग उनका परसेप्शन आता है। तो कहा जाता है कि जितने भी लेखक होते हैं, चाहे भारतेंदु हो, चाहे जितने भी लेखक होते हैं, हर लेखक एक तरह से देश को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, अपने पाठों के जरिए, कहानी कविताओं के जरिए भी अपने देश को बनाने की कोशिश करता है। और यह मान कर चला जाए कि जितनी भी कविताएं, कहानियां, लेख हैं, वे सिर्फ मतलब कोरे कोरे पाठ नहीं हैं, ये शब्दों का माया जाल नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे जो पाठ हैं, ये सब एक तरह से देश की समझ पैदा करते हैं। एक छोटी से छोटी कविता भी आपको देश के बारे में उतनी ही जानकारी देगी
कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। तो यह भी देश की समझ के बारे में बताता है। और यह एक अलग तरह का देश, जैसे एक सुंदर वेश्या करके एक 1857 की एक मतलब क्रांतिकारी नायिका कह सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे किस्से मौजूद हैं कि वह एक तरह से मतलब अंग्रेजी राज है। अंग्रेजी राज में अंग्रेज़ जो उसको कुछ लोग दलाल उठा कर ले जाते हैं और कंपनी के गेस्ट हाउस में उसको कैद कर देते हैं और उसके साथ मतलब मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं और बहुत दुखी है वो। जब आप सुंदर वेश्या के बारे में पढ़ेंगे, भोजपुरी में उनके गीत मौजूद हैं। एक भोजपुरी के बहुत बड़े लेखक भी हैं और विचारक भी हैं, अब तो वो जिंदा नहीं है, दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह करके हैं। तो उनका जो कलेक्शन है भोजपुरी के कवि और काव्य, उसमें जब सुंदर वेश्या के आप जब गीत को पढ़ेंगे तो उसमें जिस बात की चर्चा करती है कि मतलब वो पूरा अपना नरेट कर रही है, मतलब जो उसके साथ घटना घटित हो रही है, वह इस बात को भी नरेट करती है कि जब एक मतलब बनारस का जब एक मतलब पहलवान जो है जब एक तरह से मतलब उसको बचाता है, तो फिर उसके बचाता है तो उल्टे मतलब जिसने उसको पकड़ कर लाया था मिसयूज़ करने के लिए, तो कंपनी के जो सिपाही हैं वे उसको नहीं पकड़ करके जो उसको बचाता है उसको पकड़ते हैं, उसको काला पानी की सज़ा दे देते हैं। अब सुंदर वेश्या का जो गीत है उसमें काला पानी शब्द की चर्चा बार बार आती है कि नागर नैया जाला काला पानी हो, सबके नैया जाला काशी हो विशेषर, लेकिन नागर के नैया जाला काला पानी, मतलब उसको काला पानी की सज़ा दी जाती है। सब लोग नाव में बैठ करके काशी जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, बट नागर जो है वह काला पानी की सज़ा मिल गई है। वो गंगा नदी के रास्ते मतलब इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, फिर अब मुगल सराय, फिर अब बक्सर, पटना, बंगाल होते हुए फिर वो काला पानी की सज़ा अंडमान निकोबार जा रहा है पानी के नाव में बैठ करके। और इतना बढ़िया से नरेट करती है कि आपको 1857 में एक स्त्री के साथ जो घटित हो रहा था, इधर हाल के दिनों में जब फेमिनिस्ट जब डिस्कोर्स हुआ तो स्त्रियों ने कहा कि स्त्री का भी एक देश होता है, उसका भी एक प्रदेश होता है। अब इस पर आप लोग आगे भी बातचीत करेंगे आपस में भी ये क्या होता है, लेकिन ये फिजिक नहीं होता, बल्कि हर एक डोमेन एरिया जो होता है स्त्रियां भी अपना एक टेरिटरी बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका एक छोटा उदाहरण मैं दूंगा कि हिंदी की एक इतिहासकार हैं सुमन राजे। सुमन राजे की इतिहास किताब आप सबने पढ़ी होगी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। उस किताब की चर्चा बहुत लोग नहीं करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में उसको लोग रेफ़र भी नहीं करते हैं। लेकिन अब जहाँ जहाँ स्त्रियाँ मतलब हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बनी हैं, जैसे गोवा यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ बनी वहाँ वहाँ उस किताब को रेफ़र करने लगे हैं। हाँ, थोड़ी कठिन किताब है, लेकिन फिर भी वह किताब यह बताती है कि इतिहास जो होता है वह स्त्री दृष्टि से भी लिखा जाना चाहिए। और स्त्री दृष्टि का मतलब होता है कि स्त्री की संवेदना जो है, स्त्री की जो समझ जो है, स्त्री की जो सोच है, स्त्री का जो विचार है, उस लिहाज से भी साहित्य का इतिहास होगा। और वह इतिहास एक अलग तरह के देश के बारे में बयान करेगा कि इस देश में जो विचारधारा रही है स्त्रियों की, उसको भी डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि वह जो किताब है वह बताती है कि एक स्त्री के हिसाब से पूरी मतलब भाषा या पूरे इतिहास की संरचना कैसी होगी, इतिहास की यात्रा कैसी होगी। और उस यात्रा में एक स्त्री जो पूरे देश को देख रही है, पूरे आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जो पूरा देखती है, वहाँ पर जो स्त्री कवित्रियों की जो चर्चा करती है, चाहे मध्यकाल की कवित्रियाँ हों, चाहे आधुनिक काल की हों या फिर समकालीन की हो, तो उनकी कविताएं भी सिर्फ स्त्री कविताएं नहीं है, बल्कि उनकी कविताएं कहीं ना कहीं एक स्त्री का जो दिमाग में जो देश की समझ है, जो भारत की समझ है, वह भी उसको डॉक्यूमेंटेड करती है और आपके सामने दिखाने की कोशिश करती है। तो कहा जाता है कि साहित्य एक अलग तरह का मतलब साहित्य सबसे पावरफुल विधा है, क्योंकि कहते हैं कि मतलब आप जितना तथ्य बता दीजिए, तथ्य का उतना असर नहीं होता है जितना असर एक इमेजिनेशंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, कल्पना का होता है, और जितना असर एक तरह से संवेदनाओं का भी होता है। और सेंटिमेंट्स जो होती है, संवेदना जो होती है, कहा जाता है कि मतलब ये कोई बहुत सामान्य चीज़ नहीं, हर आदमी के अंदर संवेदना नहीं होती है। और यह भी कहा जाता है कि हर कोई रोता है, लेकिन हर रोने वाला उस रोने की प्रक्रिया को डॉक्यूमेंटेड नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं धीरे धीरे बड़े लेखक बन जाते हैं। एक कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक में हम कई बार हम लोग कहते हैं कि एक कवि जो होता है अपनी संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है, दूसरा कवि जो होता है अपने पूरे परिवार की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है।
एक कवि हो, तीसरा कवि जो होता है पूरे अपने गांव की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है। चौथा जो कवि होता है पूरे अपने जिला की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है। और पांचवा जो कवि होता है पूरे राज्य की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है। और छठा कवि जो होता है पूरे देश की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है। और कोई कोई कवि ऐसे भी होते हैं लेखक जो पूरी दुनिया की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करते हैं। तो यह सेंटीमेंट जो है एक लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर ऊपर उठते जाता है। और जब जो पूरी दुनिया की संवेदना को डॉक्यूमेंटेड करता है वो बड़ा लेखक हो जाता है। आपके चाहे लुसुन हो चीन के, चाहे मैक्सिम गोर्की हो रूस के हों, या चेखो हों, टॉल्स्टॉय हों, या मोपासा हो फ्रांस के, ये सारे इसलिए बड़े लेखक हैं कि ये एक तरह से जो डॉक्यूमेंटेड करते हैं मतलब संवेदना को, वह संवेदना बहुत बड़ी संवेदना है। आप गौर करेंगे कि प्रेमचंद को बहुत ध्यान से पढ़िए आप सब। आखिर प्रेमचंद क्या करते हैं अपने साहित्य में। मैंने कहा कि प्रेमचंद अपने लेखन के जरिए कहीं ना कहीं एक तरह से भारत देश की जो पूरा जो देशीय समाज है उसको डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि उसका जो सबसे पावरफुल जो चीज़ आखिर है क्या। जिस संवेदना की चर्चा हम लोग कहते हैं साहित्य संवेदना उसका बेसिक होता है, और संवेदनाएं मतलब उसमें कल्पना मैंने बेस होता है, संवेदना ही उसको मिल करके उसको अटैचमेंट मतलब एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। तो आप गौर करेंगे कि प्रेमचंद क्या करते हैं। प्रेमचंद जो सबसे बड़ा काम करते हैं कि जो समाज का सबसे जो दुखी, शोषित और जो वंचित आदमी है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ऐसे आदमी को अपने कहानी का नायक बनाते हैं। और वह कहानी का जो नायक है वह एक तरह से अपना दुख का बयान करता है। उसका दुख क्या है कि उसके पास कुछ नहीं है और फिर वो कैसे सरवाइव कर रहा है। तो कहा जाता है कि दुख जो होता है, दुख का कारण जो होता है गरीबी होती है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप दुखी हैं, तो आप मान के चलिए कि आप दुखी इसलिए हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, और फिर किसी न किसी तरीके से आप चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि अगर आप गरीब हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। लुसुन भी इसीलिए बड़े कथाकार हैं कि वो समाज की गरीबी को दिखाते हैं। और कहा जाता है अब तो बीमार तो अब सारे लोग होने लगे हैं, लेकिन जो असल में बीमारी होती है, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी होती है। अब रेणु के मैलांचल को देख लीजिए। मैलांचल की शुरुआत ही होती है पानी से होती है। पानी पर लड़ाई हो रही कि अच्छा पानी, एक ही कुआं है जहाँ अच्छा पानी मिलता है, और वहाँ से पानी लेने जो जाते हैं उसको लोग भगा देते हैं। गांव के जो दबंग लोग हैं उनको भगा देते हैं। तो फिर जहाँ से पानी मिल रहा है फिर वो क्या करते हैं बेचारे, फिर वही नाली का, गड्ढे का, या बड़े बड़े गड्ढे जो गड्ढा जिनको कहा जाता है, उसका पानी लेकर के पीने के लिए बाध्य हैं। और वो पानी पीते हैं, बीमार पड़ते हैं, और फिर एक तरह से उनकी समझ अलग होने लगती है। एक ख़राब पानी पी करके जो आपकी समझ बनती है वो अलग तरह की समझ बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में प्रोटेस्ट होता है कि आप तो ख़राब पानी पी रहे हैं, आपको सही आपका जो भी राष्ट्र है आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहा है। और फिर वहाँ से एक अलग तरह की संवेदनाएँ शुरू होती है। और कहा जाता है कि जो मतलब पानी नहीं पीने से कई तरह की बीमारियाँ होती है, और बीमार होने के बाद फिर मृत्यु भी होती है। आप देखेंगे लुसुन की जो सबसे चर्चित कहानी है, एक पागल की डायरी में यही है कि वहाँ पर सबको टीबी हो रहा है, टीबी की बीमारी हो रही है, और उससे बचने के लिए लोग नवजात शिशु के मतलब मांस का भक्षण कर रहे हैं। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि मतलब उनको अलग से कुछ नहीं मिल रहा है, तो बच्चों की चोरी हो रही है, उनका मांस का भक्षण कर रहे हैं। अब मान के चले कि इस तरह का जब लेखक ऐसी चीज़ों का क्रिएट करता है कहानियों में, उपन्यासों में, तो किस लेवल तक उसको नीचे जाना पड़ता है कि एक मनुष्य ऐसा भी है जो अपने को बचाने के लिए नवजात शिशु की हत्या हो रही है उसको खा रहा है। और कहा जाता है कि लुसुन कहते थे कि समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है, और इसीलिए पागल की डायरी में वो कहते हैं कि मतलब इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको बचाने की ज़रूरत है। तो गरीबी मतलब आप अगर गरीबी, हर तरह की गरीबी की संवेदनाएं अलग अलग होती है। अंबेडकर का जो पूरा संघर्ष था 1918 से लेकर के उनके निधन होने तक 1956 तक का जो पूरा संघर्ष है, ख़ास तौर से आप कह सकते हैं कि जो 25-26 साल का जो उनका चिंतन है, जो उनका लेखन है, ये बार बार दलित समाज को इसलिए केंद्र में लाने की बात करते हैं कि भारतीय समाज में दलित समाज सबसे अधिक गरीब है। और आप देखेंगे कि प्रेमचंद का भी
जो बेस्ट राइटिंग है उसमें भी देखेंगे प्रेमचंद के लेखन में भी जो गरीब पात्र दिखाई पड़ेंगे, उसमें गरीब पात्र जो है वो दलित समाज से ही आते हैं। जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो सबसे नीचे है वहाँ से वो पात्र ला रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं। रेणु भी अपने उपन्यासों में जो दिखाते हैं वहाँ भी गरीब पात्र हैं। उनकी ठेस कहानी पढ़ेंगे जिसमें सिरचन नाम का एक चर्मकार है जो मतलब बाँस से अपना बहुत सारी चीज़ें बनाता है। तो कहने का मतलब कि जो बड़ा लेखक होता है वो समाज का जो सबसे गरीब आदमी होता है, जो सबसे वंचित होता है, उसकी संवेदना को पकड़ने की, समझने की कोशिश करता है और उसके जरिए एक तरह से अपना देश का जो भी सामाजिक स्थिति होती है, देश की जो भी भौगोलिक स्थिति होती है या देश की जो भी पॉलिटिकल स्थिति होती है उसकी तरफ भी संकेत करता है। प्रेमचंद अगर मान लीजिए कि कफन जैसी कहानी लिखते हैं तो कफन कहानी सिर्फ गरीबी, भूख और इसकी कहानी नहीं, बल्कि कफन कहानी यह भी बताती है कि जिससे ब्रिटिश शासन की तारीफ़ होती है महारानी विक्टोरिया की, उनके राज्य में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का एक्ट करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ज़ाहिर उस ज़माने में ब्रिटिश शासन था भारत में, तो ब्रिटिश शासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। लॉर्ड जो भी माउंटबेटन है, जो भी लॉर्ड मतलब होंगे, भारत के वायसराय होंगे, वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अगर वायसराय जिम्मेदार है तो महारानी विक्टोरिया भी जिम्मेदार है। और अगर गरीबी से एक भी आदमी 1857 से 1947 के बीच मरता है भारत में, तो उसके जिम्मेदार जो होंगे वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। तो मेरे कहने वाली सारी चीज़ें देश के बारे में, ये एक एक जो लेखक होता है, जो कलाकार होता है, जो संगीतकार होता है, उसका एक एक प्रस्थान जो होता है वो देश की तरफ होता है, देश को समझने के लिए होता है। और ठीक उसी प्रकार जो कलाकार होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, वे मूर्ति बना करके आपके देश की समझ को बनाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि सरस्वती की मूर्ति, अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, दुर्गा की मूर्ति ये सिर्फ भारत में ही बनती है, या इसका संबंध भारत के साथ ही, भारत राष्ट्र के साथ ही है, या भारत देश के साथ ही इसका संबंध है। इसका संबंध किसी और देश के साथ है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू समाज है वहाँ इसका एक तरह से संबंध दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ये जो आर्किटेक्ट, जो मूर्ति कला भी है, यह मूर्ति कला भी एक तरह से आपके देश को समझने में मदद करती है। या इसी प्रकार जो इमारतों की जो बनावट होती है, आप गौर करेंगे कि हर समय में, हर काल में इमारतों की बनावट अलग अलग होती है। पुराने समय में बड़े बड़े गढ़ और किले बनते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, लेकिन उन इमारतों का एक डिज़ाइन होता था। और उस डिज़ाइन में कब परिवर्तन आया? आप गौर करेंगे कि प्राचीन भारत में जितने भी घर बनते थे, जो घर के दरवाजे होते थे, उसके बारे में क्या कहते हैं लोग? वो कहते हैं कि वो सिंह द्वार जैसे शब्द की चर्चा होती है। और सिंह द्वार का यह मतलब होता है कि दरवाज़ा इतना बड़ा हो कि पूरा का पूरा घर उसके पीछे छिप जाए। जैसे जब सिंह सामने खड़ा होता है, सीधा सीधी सिंह जब खड़ा होता है, आप ध्यान से देखिएगा, जो लायन जब खड़ा होता है तो लायन का जो सर होता है उसका शरीर पूरा पीछे छिपा होता है। लेकिन जो गाय होती है, तो गाय का जो सिर होता है, आप देखेंगे कि सिर छोटा होता है, पूरा शरीर गाय का दिखाई देता है। तो कहते हैं कि पुराने समय में जो दरवाजे होते थे, सिंह द्वार, फिर बाद में गोमुख द्वार भी बनने लगे। तो कहने का मतलब कि हर देश की जो विशेषताएं, खासियत होती है, यहाँ तक कि दरवाजे भी जो हम बनाते हैं उसके पीछे एक तरह से हमारे देश के राष्ट्र की एक अलग आइडेंटिटी होती है। यह भी आपके देश की आइडेंटिटी को, देश की समझ को बढ़ाता है। और इसीलिए कहा जाता है इसमें साहित्य सबसे अधिक जनता के करीब पहुंचता है। जो आर्किटेक्ट होता है उसको हमारी सामान्य जनता समझ नहीं पाती, इस घर की बनावट ऐसी क्यों है, उसके पास इसकी फुर्सत ही नहीं है बात करने की। वो इतना गरीब है, अपना खाने के लिए, रहने के लिए इतना जुगाड़ में कि वो समझ ही नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये राष्ट्र की समझ, देश की समझ, ये सारी चीज़ें बनाती है। अब इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि यह एक हमने आपके सामने बात रखी, ये चीज़ें जो है इसके पीछे एक बड़ा इतिहास भी है। आप गौर करेंगे कि जो पूरा का पूरा जो हमारा भारतीय समाज है, जो भारतीय राष्ट्र की जो पूरी समझ है, लोग कहते हैं कि उसमें 1857 की सबसे बड़ी भूमिका है। कहा जाता है कि आज हम लोग जो अपने देश के बारे में जो समझना चाहते हैं, भारत के बारे में जो समझना चाहते हैं,
तो जो पूरे भारत की जो समझ है, या समझ को बनाने में या रिक्रिएट करने में या पुनः निर्मित करने, जो पुरानी समझ थी, प्राचीन भारत की जो समझ थी हमारी, मध्यकाल को हम थोड़ा सा अलग रहने देते हैं, और जो आधुनिक जो समझ है, ये हर काल में देश और राष्ट्र की समझ बदलती रही है। प्राचीन काल में जो देश की समझ थी, उस समझ को लेकर के आज हम आगे नहीं चल सकते हैं, या मध्यकाल में जो देश की समझ थी, उस समझ को लेकर के आज हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हम जिस आधुनिक समाज में रह रहे हैं, जिस आधुनिक समय में रह रहे हैं, इस आधुनिक समय में एक तरह से कहा जाता है कि आधुनिक समय में एक तरह से आधुनिक समझ को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। यह एक बात हुई। लेकिन जो बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि आधुनिक जिस आधुनिक भारत में हम लोग रह रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, यह भारत एक तरह से मतलब इसको बनाने में, इसको क्रिएट करने में 1857 की सबसे बड़ी भूमिका रही है। 1857। अब हम बार बार आपसे मैं कहूँगा कि 1857 को समझना बहुत ज़रूरी है। एक लेख मैंने बहुत लंबा लेख लिखा था, आलोचना में छपा था 2010 में, 1857 और हिंदी समाज के नाम से। मैं मलखान जी से कहूँगा कि वो आपको चाहेंगे तो बाद में आपको उपलब्ध करा देंगे। एक मेरी किताब है, उस किताब का नाम है आलोचना का जनतंत्र। सर, तो बाद में आप अपने इस लेख को हाँ, PDF शेयर कर दीजिए। हाँ मैं दे दूंगा। हाँ तब तक चला जाएगा। तो जैसे ये किताब जो आलोचना का जनतंत्र थोड़ा उल्टा दिखाई देगा आपको, इस किताब में भी आपको वो लेख दिखाई पड़ेगा। तो आपसे मैं कह रहा था कि ये पूरा का पूरा जो है 1857 और हिंदी समाज, जब मैं 1857 पर काम कर रहा था तो मुझे लगा कि जो पूरा का पूरा मतलब हमारा देश है, जो देश की हमारी समझ बनी है, राष्ट्र की जो समझ बनी है, उसे बनाने में 1857 की सबसे बड़ी भूमिका है। और मुझे बार बार लगता है कि 1857 को बार बार समझना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा गौर करें इस पूरी प्रक्रिया में, और जो लेखक हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, आप गौर करेंगे कि मध्यकाल में जो पूरा जो हमारा देश संबंधी जो डिबेट होता है, राष्ट्र के बारे में जो बातचीत होती है, चाहे तुलसीदास का काव्य हो, चाहे सूरदास का काव्य हो, सूरदास के काव्य में भी हमारा देश मौजूद है और तुलसीदास के काव्य में भी हमारा देश मौजूद है। जिस राम राज्य की चर्चा होती है, या सूरदास के काव्य में जिस कृषि केंद्रित समाज की चर्चा प्रोफेसर मैनेजर पांडे करते हैं, और कहते हैं कि सूरदास का पूरा जो काव्य है वो कृषि संस्कृति का काव्य है, जहाँ पर गाय हैं, गाय की खेती बाड़ी है, वहाँ पर दूध दही का कारोबार होता है। ये पूरा का पूरा मतलब जो इकोनॉमी है उस ज़माने में, वो खेती पर आधारित इकोनॉमी चल रही थी। तो जैसे कि यहाँ भी एक अलग देश की जो समझ है, जहाँ पॉलिटिकल एक अलग समझ बनती है, कहने का मतलब कि या जितने हमारे मध्यकाल के लेखक हैं, ये सबके अंदर देश की एक अलग समझ है। लेकिन यह समझ 1857 जो है आपका, वह जो आधुनिक भारत है उसकी समझ अलग तरीके से बनाता है। और जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद की चर्चा बार बार होती है, उस भारतीय राष्ट्रवाद को बनाने में भी 1857 की बड़ी भूमिका है। और कहा जाता है कि ठीक है, बहुत सारे टर्म की चर्चा होती है, भारतीयता, भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, ऐसे बहुत सारे शब्द है, टर्मोलॉजी है, जिसको बारीकी के साथ अलग अलग समझने की ज़रूरत है। जाहिर है कि आप सब स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अध्यापक हैं, आपकी समझ अपनी बनी हुई है इन चीज़ों के बारे में, या हर आदमी जो बैठा हुआ सबके पास से राष्ट्र की समझ अपने तरीके से है, क्योंकि आप सब पढ़ते लिखते हैं। अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो राष्ट्र की समझ तो आपकी होगी ही। अगर आपका जरा भी संबंध देश के समाज के साथ है, लोगों के साथ है, तो आपका देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में आपकी समझ एक बनी हुई है। हाँ, अगर आप में से किसी का देश से कोई नाता नहीं है, समाज के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर वो समझ आपकी नहीं बनी होगी। लेकिन आपके क्लास में जो बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों से कभी बात करिए। जब आप बच्चों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे भी अलग तरीके से मतलब हर पाठ के बारे में बताते हैं। जो हमारे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक जब देरिदा या फूको जब चर्चा करते हैं कि हर जो पाठक होता है, हर पाठ की अलग अलग समझ लेकर के आता है। ठीक है, लेखक अपने पाठ में एक समझ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पाठक जब उस पाठ को पढ़ता है तो हर पाठक उस पाठ का अलग अलग अर्थ लगाता है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि सूरदास के बारे में कहा जाता है कृष्ण भक्ति का पूरा साहित्य उनका है, लेकिन वही जब प्रोफेसर मैनेजर पांडे जब सूरदास के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कृषि संस्कृति का काव्य है।
तो ऐसे ही आप में से जितने विद्वान हैं जब पढ़ेंगे सूरदास को दोबारा तो कोई कहेंगे कि उद्धव और गोपियाँ का जो पूरा का पूरा संवाद है, एक तरह से यह संवाद एक तरह से मतलब भारत का जो दर्शन है उसकी तरफ भी संकेत करता है, चाहे निर्गुण दर्शन हो या जो भी दर्शन हो उसकी तरफ संकेत करता है। तो यह जो दर्शन है, यह दर्शन भी राष्ट्र की समझ को बनाने की कोशिश करता है। और इसीलिए कोई साहित्यिक पाठ इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि एक ही साहित्यिक पाठ में जो अच्छा पाठ होता है, चाहे प्रेमचंद का गोदान हो, चाहे रेणु का मैला अंचल हो, इन पाठों की खासियत इसलिए अच्छे पाठ हैं कि यहाँ पर आपको राजनीति भी दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर इतिहास भी दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर भूगोल भी दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको समाज शास्त्र भी दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मतलब जो देश की भाषा है वह भी दिखाई पड़ेगी। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं जो देश की समझ है वो हर चीज़ दिखाई पड़ेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि मतलब मध्यकाल का अलग, लेकिन हमारे यहाँ जो मतलब हमारी जो समझ बनी है आधुनिक भारत की बनी है, उसको बनाने में 1857 की बहुत बड़ी भूमिका है। और 1857 को समझना बहुत ज़रूरी है। आप गौर करेंगे कि हिंदी के बड़े बड़े लेखक जो हैं, कहा जाता है कि नामवर सिंह जब हम लोग को क्लास में पढ़ाते थे या मैनेजर पांडे क्लास में पढ़ाते थे हम लोग को, तो कहते थे कि आप में से अगर कोई बड़ा आलोचक बनना चाहता है, बड़ा लेखक बनना चाहता है, तो दो चीज़ से टकराना बहुत ज़रूरी है। एक, आप भक्ति कविता से टकराइए। अगर आप लोग भक्ति कविता से टकराने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे भक्ति साहित्य के बारे में बात करना बहुत सरल है, लेकिन भक्ति कविता की जो समझ है उस समझ को लेकर के आगे बढ़ना बड़ी दुस्साध्य कार्य है। हर किसी के बस का ये मामला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक समझ बनाई भक्ति साहित्य के बारे में, और फिर आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी बनारस में रहते हुए, वो भी बनारस में रहते थे, वे भक्ति साहित्य की दूसरी समझ बनाते हैं। और फिर बाद में शाही जी भी भक्ति साहित्य की अलग समझ बनाते हैं, जैसे कवियों के बहाने मध्यकाल की अलग समझ बनाते हैं। और बाद के दिनों में विश्वनाथ त्रिपाठी हों या फिर आपके मैनेजर पांडे हो, ये सारे के सारे आलोचक जो हैं भक्ति साहित्य की अलग समझ बनाते हैं। तो जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर आदमी अगर मतलब एक आलोचक बनना चाहता है या बड़ा लेखक बनना चाहता है, तो उसको हिंदी साहित्य के भक्ति साहित्य से टकराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भक्ति साहित्य से नहीं टकराते तो आप बड़े लेखक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो ही आप भक्ति साहित्य से टकराने की कोशिश करेंगे, आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल आके खड़े हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी आके खड़े हो जाएंगे, रामविलास शर्मा आके खड़े हो जाएंगे, मैनेजर पांडे आके खड़े हो जाएंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी आकर खड़े हो जाएंगे, पारसनाथ तिवारी खड़े हो जाएंगे। ऐसे जितने भी भक्ति साहित्य के आलोचक हैं, वे सारे के सारे आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। आप क्या करेंगे फिर? आप देखेंगे कि आप जब ही आगे बढ़ना चाहेंगे भक्ति साहित्य के दरवाजे की तरफ, उस दरवाजे पर आपको नामवर सिंह खड़े दिखाई पड़ेंगे। आपको इनसे टकराना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखाई पड़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल दिखाई पड़ेंगे। आप बिना इनसे टकराए आप उस दरवाजे के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। और मान के चले कि जब तक आप दरवाजे को तोड़ते नहीं हैं, दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक उस घर के अंदर क्या है आपको कैसे पता चलेगा? तो आप सीधे कहेंगे नहीं, मैं दूसरे दरवाजे से घुस जाऊंगा उसके अंदर, मतलब सीधे मैं शुक्ल जी को, सीधे मैं तुलसीदास को पढ़ करके मैं भक्ति साहित्य की समझ बनाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि तुलसीदास को पढ़ करके जो आप भक्ति साहित्य की समझ बनाएंगे, हो सकता है पहले से ही वह समझ आचार्य शुक्ल ने दे रखी हो, द्विवेदी जी ने चर्चा कर रखी हो, रामविलास शर्मा ने उसके बारे में बातचीत कर रखी हो। तो आप जब तक इनको नहीं जानेंगे कि आचार्य शुक्ल या आचार्य द्विवेदी या विश्वनाथ त्रिपाठी या रामविलास शर्मा ने जो भक्ति साहित्य के बारे में जो पूरा खाका खड़ा किया है, और जब ये भक्ति साहित्य के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश के बारे में भी बात करते हैं, राष्ट्र के बारे में भी बात करते हैं, और देश की समझ के बारे में भी चर्चा करते हैं। जो नवजागरण का जो पूरा सिद्धांत है, चाहे नवजागरण की चर्चा हो या पुनर्जागरण की चर्चा हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे आलोचक बात करते हैं, तो उसके बहाने एक तरह से यह भी रेनेसा का जो पूरी थ्योरी है, यह भी राष्ट्र को समझने की एक खास आप कह सकते हैं कि प्रस्थान बिंदु है। वह भी एक तरह से देश को समझने का तरीका है। जैसे एक लेखक थे राधा मोहन गोकुल थे। राधा मोहन गोकुल की चर्चा नवजागरण में बहुत कम होती है, और हिंदी का जितना हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको दो लेखक की चर्चा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी। एक तो राधा मोहन गोकुल का नाम कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, बाद में रामविलास शर्मा इनकी चर्चा करते हैं, और दूसरा एक कवि हैं महेश नारायण।
तो महेश नारायण के बारे में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। महेश नारायण की चर्चा भी नहीं होती है। बाद के दिनों में JNU के कुछ छात्रों ने इन पर काम किया। उनकी स्वप्न कविता बहुत चर्चित हुई थी, 1881 में छपी थी। इस स्वप्न कविता में भी एक अलग से तरह से देश की समझ दिखाई पड़ेगी। और ये लोग स्वप्न कविता इसलिए लिख पाए महेश नारायण कि 1857 की घटना घटी थी। 1857 के बाद आपका देश बिल्कुल बदल जाता है। यह देश वही नहीं रहता है जो 1857 के पहले था। आप सब जानते हैं कि 1764 में बक्सर में जो युद्ध हुआ था कंपनी और शाह आलम या मीर कासिम या सुजाउद्दौला की सेनाओं के साथ हुआ था। उस युद्ध के बाद कहते हैं कि उत्तर भारत की जो पूरी दीवानी थी वो कंपनी के पास चली गई थी। उत्तर भारत की दीवानी मतलब उस समय पूरे देश पर कंपनी का शासन नहीं था। लेकिन 1857 तक आते आते जो बड़े बड़े युद्ध हुए, चाहे दक्षिण के युद्ध हो, 1857 तक आते आते अंग्रेज़ का आपके देश पर या इस भारत भूभाग पर, जिसकी हम भारतवर्ष के रूप में चर्चा करते हैं या भारत के भूभाग के रूप में चर्चा करते हैं, सिंधु के बाद या अफ़गानिस्तान और खैबर दर्रा के बाद का जो पूरा इलाका है, या मध्य एशिया के बाद जो अफ़गानिस्तान है, मध्य अफ़गानिस्तान के पीछे उज़्बेकिस्तान है, तो मध्य एशिया के बाद का जो पूरा भारत जो वर्ष है जिसकी चर्चा परिकल्पना होती है, यहाँ पर 1857 में आकर के अंग्रेज़ का पूरा अधिकार हो जाता है और वहाँ से एक अलग तरह का राष्ट्र बनना शुरू होता है, जिसकी चर्चा होती है, जिस बारे में बातचीत होती है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो एक और बात होती है कि वहाँ से एक अलग तरह का यह देश बनना शुरू होता है। यह वह भारतवर्ष नहीं रह जाता है, यह आधुनिक भारत बनता है और वहाँ से एक तरह से कहिए कि यह साम्राज्यवादी भारत बनता है। और साम्राज्यवादी भारत जो है 1947 में जब आज़ाद होता है, 1947 में जब आज़ाद होता है, तो वहाँ से एक डेमोक्रेटिक भारत बनता है, एक जनतांत्रिक भारत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 1857 के पहले का भारत और 1764 के बाद का जो भारत है, मतलब 1764 और 1857 के बीच का जो भारत है वह औपनिवेशिक भारत है। 1857 और 1947 के बीच का जो भारत है वह साम्राज्यवादी भारत है और 1947 के बाद जो भारत है वो डेमोक्रेटिक भारत है, एक जनतांत्रिक भारत है। लेकिन कहा जाता है कि इस भारत में भी ये तीनों तरह का जो भारत है, जो भारत की पूरी भारत देश की जो समझ है, इन तीनों तरह के भारत में भी एक अलग तरह का देश मौजूद था। और उस देश में, उस भारत में जो पुराना भारत था ये सतत गतिमान था, मतलब जिसको हम भारतवर्ष के रूप में जानते हैं। और इसकी चर्चा बहुत सारे विद्वान जो हैं एक इसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह शब्द है डीकोलोनाइज्ड। डीकोलोनाइज इंडिया भी था, मौजूद था, जो कोलोनाइज भी नहीं हुआ था, बाद में साम्राज्यवादी भी नहीं हुआ था और आज़ादी के बाद फिर वो थोड़ा सा सामने आने लगा था डेमोक्रेटिक भारत में भी। तो यह जो डीकोलोनाइज इंडिया है बिल्कुल भिन्न तरह का है। और यह जो डीकोलोनाइज इंडिया है, कहा जाता है कि इसके ऊपर मतलब कंपनी का बहुत प्रभाव नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बहुत प्रभाव नहीं था। ये भारत लगातार लाइव होता रहा है, जिसको कई बार जो बहुत सारे विचारक जिस गुरुकुल की चर्चा करते हैं वह गुरुकुल के बहाने चल रहा था, मतलब। या फिर ब्रिटिश राज में जो बहुत सारे स्कूल खुले, जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में जो बहुत सारे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, जैसे इलाहाबाद में कायस्थ पाठशाला खुली, या यूपी में उदय प्रताप कॉलेज, एक यूपी कॉलेज एक है, वो राजपूतों का कॉलेज था। तो इस तरह के जो स्कूल्स कॉलेज खुले 1857 के बाद, तो ये सारे लोगों ने एक तरह से उसी डिकोलोनाइज भारत की परंपरा को ज़िंदा रखने की कोशिश की। और वहाँ पर जो ठीक है कि अंग्रेजी को भी पढ़ाया, मतलब अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाया और कई सारे विषय को भी अंग्रेजी में पढ़ाया, गणित को अंग्रेजी में पढ़ाया, विज्ञान को अंग्रेजी में पढ़ाया। लेकिन वहाँ पर एक पैरेलल, समानांतर एक ऐसी धारा चल रही थी जो भारत की समझ लगातार बनाने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए कहा जाता है कि इसके बारे में कहते हैं कि कहा जाता है कि यह डिकोलोनाइज जो इंडिया था, डिकोलोनाइज जो भारत था, इसको हिंदी में एक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उपनिवेशी भारत, ये चल रहा था। और ये इसके साथ मतलब जो भारतीय जो दर्शन था, जो भारत का चिंतन था, वह भी चल रहा था। मतलब भारतीय चिंतन या दर्शन के जो आपके 6 हिस्से हैं, चाहे अद्वैत वेदांत हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, ये दर्शन के सारे हिस्से के लोग, ऐसे लोग मौजूद थे भारत में
मतलब औपनिवेशिक भारत में भी मौजूद थे, साम्राज्यवादी भारत में भी मौजूद थे और आज के भारत में भी मौजूद है, जो इन दर्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, इस दर्शन का अभ्यास कर रहे थे और इस दर्शन में भारत की समझ बनी हुई थी। तो मैं जो बात संकेत करना चाह रहा हूँ, आप लोग बाद में डिटेल्स में पढ़िएगा, कई बार इस छोटे से व्याख्यान में संभव नहीं है। तो ये जो भारत की समझ है, वहाँ पर एक भारत की समझ बनी हुई थी जो लगातार चल रही थी, लेकिन उसके समानांतर भारत लगातार बदल रहा था। आप कह सकते हैं कि बौद्धकालीन भारत की अलग राष्ट्रीयता या देशीय समझ थी। उसके बाद जो हमले होने शुरू हुए, वहाँ भारत की अलग समझ बनने लगी। लेकिन तभी नालंदा और तक्षशिला जैसे हमारे शिक्षा संस्थान मौजूद थे। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद जो भारत, मतलब मुग़ल शासन के बाद 1526 के बाद, बाबर के बाद भारत एक अलग भारत खड़ा होता है। यह भारत जो है, एक तरह से कहा जाता है कि एक भारत जो है यह साझा, बाद में अकबर के ज़माने में यह भारत जो है वो साझा संस्कृति और साझी विरासत का भारत बनता है, देश बनता है। और वहाँ से बनता, वह भी एक अलग धारा चल रही थी मतलब। और इन दोनों धारा को 1857 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद वाले जो थे लगातार इन पर हमले करते हैं। जो एक औपनिवेशी धारा थी और दूसरा जो साझा संस्कृति साझी विरासत वाली जो धारा थी। तो कहने का मतलब कि हमारे राष्ट्र की, देश की जो समझ थी, ये 3 तरह की समझ दिखाई पड़ती है। एक जो डिकोलोनाइज भारत है, दूसरा जो साझा संस्कृति और विरासत वाला भारत है, और तीसरा भारत जो एक तरह से आधुनिक भारत आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इस आधुनिक भारत में भी एक सबसे बड़ी बात थी कि आप लोगों ने अमृतलाल नागर को ध्यान से पढ़ा होगा, शायद कई लोग ने पढ़ा होगा अमृतलाल नागर को। लखनऊ के रहने वाले थे और बहुत बड़े हिंदी के कथाकार हैं। तो नागर जी अपने नॉवेल्स में इस डिकोलोनाइज भारत की भी चर्चा करते हैं। उनका जो बूंद और समुद्र है, ये तो बात का उपन्यास है, लेकिन जो करवट है, पीढ़िया है, गदर के फूल जैसे उनके मेमोयर हैं, ये सारे के सारे उससे डिकोलोनाइज भारत की भी बात करते हैं और उसके समानांतर साझा संस्कृति साझी विरासत की भी चर्चा करते हैं और तीसरा आधुनिक भारत की भी चर्चा करते हैं। जैसे उनका जब आप करवट उपन्यास पढ़ेंगे, 1984 में छपा था करवट में आपको डिकोलोनाइज भारत भी दिखाई पड़ेगा। करवट में आपको वह भारत भी दिखाई पड़ेगा जो साझा संस्कृति साझी विरासत वाला भारत है, और उसमें वह भारत भी दिखाई पड़ेगा जो अंग्रेजी राज वाला भारत है, जहाँ पर जो नए बच्चे हमारे हैं वो अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई करते हैं, ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी में करते हैं, वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और अंग्रेज़ के साथ कदम से कदम मिला कर के खड़ा होते हैं। वे उतने ही अच्छे डॉक्टर हैं जो जितने अच्छे डॉक्टर एक अंग्रेज़ हैं, वे उतने ही अच्छे इंजीनियर हैं जितने अच्छे इंजीनियर एक आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ है। और यह भी एक भारत है कि समानांतर भारत खड़ा हो रहा था, जिसकी चर्चा आजकल कई बार होती है कि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश काल में वो लोग दबे हुए थे। और साहित्य जो साहित्य है अपने संवेदनात्मकता के जरिए ये चीज़ को डॉक्यूमेंटेड कर रहा था। और इसीलिए साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है कि साहित्य किसी न किसी तरीके से इन हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड कर रहा है। मैं आपसे कह रहा था कि इस पूरे दौर में एक तरह से दोहरा देशीकरण या तीसरा देशीकरण होता है, मतलब 3 तरह का देशीकरण होता है, और इसीलिए जिसमें हर अलग अलग तरह की समझ बननी शुरू होती है। और कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो बनता है वो काफ़ी बड़ा बनता है। और गौर करेंगे कि 1857 का जो पूरा जो संघर्ष है यह बिल्कुल एक नए भारत को खड़ा करने में मदद करता है। यह जो 1857 के बाद का जो भारत है यह अंग्रेजी सत्ता के साथ सीधे टकराता है। आधुनिक भारत सीधे टकराता है, संवाद करता है, उसे उलझता है, मार खाता है, फिर भागता है, लेकिन फिर आकर के डट कर के खड़ा हो जाता है। यह कमज़ोर भारत नहीं है। और इसीलिए यहाँ का जो साहित्य पढ़ेंगे आप कल्पना करिए कि जिस तरीके से बहादुर शाह जफ़र का जो पूरा पैगाम है, मतलब 1857 का, ठीक है उनको कहा जाता है कि सबसे मुग़ल शासन के सबसे कमज़ोर बादशाह थे। लोग कहते हैं कि बाबर जो था तलवार का धनी था, बाबर ने तलवार के बल पर हिंदुस्तान पर हुकूमत की या कब्ज़ा किया, और बहादुर शाह जफ़र जो थे वे कहा जाता है वो कलम के धनी थे। वो शायरी लिखते थे, एक तलवार का धनी था, दूसरा कलम का धनी था, दोनों ने देश पर शासन किया। लेकिन बहादुर शाह जफ़र की जो स्थिति थी, कई लोग बहादुर शाह जफ़र की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफ़र का जो स्थिति कल्पना करिए 1764 के बाद का जो भारत है, एक तरफ अंग्रेजी कंपनी का शासन, दूसरी तरफ ये, और उसके बीच में आप काम कर रहे हैं। आज मान लीजिए भारत को अमेरिका और रूस के दबाव में काम करना पड़े तो भारत कैसे काम करेगा?
या चीन के दबाव में काम करना पड़ेगा, तो भारत कैसे काम करेगा। तो समझिए कि एक शासक पर कई तरह के दबाव होते हैं, लेकिन जो बड़ा शासक होता है उसे हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करता है। और बहादुर शाह जफर यह काम करते हैं। लखनऊ के नवाब वाजिद अली साहब यह काम करते हैं। और कहा जाता है कि इसी का नतीजा था कि सबको जेल की सज़ा होती है, किसी को रंगून भेजा जाता है, किसी को कुछ होता है। लेकिन आप देखेंगे इनकी शायरी को जो पढ़ेंगे, आप वाजिद अली साहब की जो शायरी पढ़ेंगे जो लखनऊ से विदा ले रहे हैं, वह शायरी अद्भुत शायरी है कि अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं वो। तो वह भी एक देश है, वो भारत देश है, उसकी समझ भी एक अलग प्रकार की समझ है। बहादुर शाह जफर की भी जो शायरी है, अगर समय होता तो मैं शायरी सुनाता, लेकिन उनकी जो शायरी है बहादुर शाह जफर की, जिसमें लिखते हैं, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो एक मुस्त गुबार हूँ। मतलब आदमी को कितना तकलीफ़ है कि देश के लिए जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया, और उसका अफसोस लिए आदमी रंगून मतलब विदा लेता है, और वो एक तरह से मतलब गिरफ्तार होता है, या फिर उनके साथ जो भी ब्रिटिश समाजवाद करता है, लेकिन वो फिर उसकी शायरी में देश है, देश मौजूद है। तो कहा जा सकता है, हम जिस बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं, जो हमारा साहित्य होता है, वो साहित्य भी देश की समझ बनाता है। आप गौर करेंगे कि जिस महेश नारायण की मैं चर्चा आपसे कर रहा था, 1881 की कविता है, वह स्वप्न कविता है। उस स्वप्न कविता का मैं एक अंश आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उस कविता में लिखा हुआ है कि या तो बेवजह लड़ाई नहीं होती होगी, राजभक्ति तो वहाँ भी खूब होगी, समाचार पत्र वहाँ के होंगे स्वाधीन, जबा उनकी गाय गई होगी छीन, देसी समाचार पत्र हैं वहाँ भी। देखिए ये आदमी 1881 में एक शब्द का इस्तेमाल करता है, देसी समाचार पत्र हैं वहाँ भी, मतलब देसी समाचार पत्र की बात करता है। देसी मतलब भारत देश के समाचार पत्र की बात करता है, और भारत देश का मतलब कि वह समाचार पत्र जो हमारी अपनी ज़बान में छप रहा है, देसी ज़बान में छप रहा है, हिंदी में छप रहा है, बंगाली में छप रहा है, मराठी में छप रहा है, तमिल में छप रहा है, मलयालम में छप रहा है। तो जो देसी ज़बान के जो समाचार पत्र छप रहे हैं उसकी तारीफ़ करने की कोशिश करा कि देसी समाचार पत्र हैं वहाँ भी, पर बंद है उनकी स्वाधीन छपाई। मतलब हम जो अखबार जो निकालते हैं हिंदी भाषा में 1881 के आसपास, उनकी स्वतंत्र छपाई बंद है। आप गौर करेंगे, एक कविता बहुत बड़ी कविता है, 35 पेज की कविता है। यह कविता जो सबसे बड़ा काम करती है कि इस कविता में दो चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन दिखाई पड़ेगा। एक जो 1860 में, जो 1858 और 60 में जो ब्रिटिश प्रेस एक्ट आता है और ब्रिटिश आर्म्स एक्ट आता है, उसकी तरफ यह कविता संकेत करती है। और आप गौर करेंगे कि 1874 तक आते आते ब्रिटिश प्रेस एक्ट में इतनी तब्दीली होती है, और 1878 में तो बहुत बड़ी तब्दीली होती है। उसके बाद यह व्यवस्था होती है कि जो भी अखबार छपेंगे, जो भी किताब छपेगी, उसको अंग्रेज़ का अधिकारी या अंग्रेज़ द्वारा तय कोई भी अधिकारी उसको जांच करेगा। अगर वो ठीक होगा तो उसको छपने देगा, और नहीं तो वो नहीं छपेगी, वो प्रतिबंधित हो जाएगी, बैन हो जाएगी। और इसीलिए आप गौर करेंगे कि 1857 के बाद भारत में बहुत सारी किताबें प्रतिबंधित होती है, बैन होती है, जिसको हम लोग बैन लिटरेचर के नाम से जानते हैं। देशेर कथा भी सखाराम गणेश देशेर किताब प्रतिबंधित हो गई थी। ऐसी अनेक किताबें जो प्रतिबंधित हो गई थी। बहुत सारे किसानों के ऊपर जो कविताएं लिखी गई, मजदूरों के ऊपर जो कविताएं लिखी गई, ये कविताएं बंद हो गई। एक तो जिन राधा मोहन गोकुल की हमने चर्चा की थी आपको, उन्होंने किताब लिखी 1910 में, अंग्रेज डाकू। उन्हें सीधे अंग्रेज डाकू लिखा, वह किताब भी प्रतिबंधित हो गई। लेकिन बाद में किताब, अभी भी किताब मौजूद है। उनका जो कलेक्शन करमेंदु शिशिर ने जो किया है, उनका संकलन किया है, उनका रचनावली निकाली है, उसमें वह किताब मौजूद है। आप लोग देख लेंगे, स्वराज प्रकाशन से छपी हुई है, और पुराना उसका जो एडिशन है वो संभावना प्रकाशन हापुड़ से छपा हुआ है। तो कहने का मतलब ये लेखक अगर अंग्रेज डाकू लिख रहा है, जिस लूटपाट की चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, उस लूटपाट की चर्चा राधा मोहन गोकुल भी करते हैं। और राधा मोहन गोकुल ऐसे लेखक हैं जो 1990 में महाराष्ट्र के दलित आंदोलन का समर्थन करते हैं, ज्योतिबा फुले का समर्थन करते हैं, सावित्रीबाई फुले की स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं, और 1990 के आसपास हिंदी में लिखते हैं उनके बारे में। वो एक अलग तरह के शिक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं, और इसीलिए अंग्रेज धीरे धीरे उनकी सारी किताबें प्रतिबंधित कर देते हैं। और जाहिर है कि मुझे लगता है कि जब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिख रहे थे, तो इनकी किताब सारी प्रतिबंधित थी, और हो सकता है इसीलिए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी किसी किताब की चर्चा नहीं की है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी चर्चा की होती तो हो सकता है कि इनको हम एक बड़े लेखक के रूप में देखते। ऐसे बहुत सारे लेखक जो प्रतिबंधित थे, अंग्रेज की निगाह में कट्टर एक तरह से मतलब उनके विरोधी थे, और यह विरोध इतना तगड़ा था कि अंग्रेज उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उनकी हर चीज़ पर नज़र रखते थे, उनको प्रतिबंधित कर देते थे। तो महेश नारायण की जिस कविता का मैंने आपकी तरफ चर्चा की, कविता का नाम स्वप्न है, उस स्वप्न कविता में महेश नारायण जो ब्रिटिश प्रेस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन कविता बहुत लंबी कविता है, 35 पेज की कविता है। जब कविता आप पढ़ेंगे, इस पर मैंने बहुत पहले लेख लिखा था, 2004 में लिखा था, तद्भव के अप्रैल वाले अंक, अप्रैल 2004 में छपा हुआ है, इतिहास और कविता के नाम से। तो इसमें उसमें शुरू के जो 15 पन्ने हैं वो एक स्त्री के बारे में है। उसका एक अनमेल मतलब बूढ़े आदमी से विवाह हो जाता है, और वो उसको मतलब बारात में देख करके जब आती है तो वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर बेहोश होकर के वो सपना देखती है, सपने में चंद्रलोक में चली जाती है, और चंद्रलोक में देखती है कि वहाँ तो बहुत आज़ादी है, वहाँ पर वहाँ की ज़बान में अखबार छप रहे हैं, वहाँ लोग हथियार लेके घूम रहे हैं। आप जानते हैं कि 1860 के 58 के बाद ब्रिटिश आर्म्स एक्ट में किसी भी तरह के अस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब सिखों ने विरोध किया कि हम कटार लेकर चलते हैं, तो उनका 3 इंच का कहा कि 3 इंच की कटार लेकर के चल सकते हैं आप। यह कविता उसकी तरफ भी इशारा करती है, और ब्रिटिश प्रेस एक्ट आर्म्स से दोनों का विरोध करती है। और जैसा मैंने कहा कि अंग्रेज अधिकारी शायद पूरी कविता नहीं पढ़े होंगे, शुरू का 10 पन्ना पढ़ा होगा जिसमें अनमिल विवाह पर चर्चा है, और आखिरी का 10 पन्ना जो है कि उसका फिर उसकी नींद खुल जाती है, होश में आ जाती है, फिर देखती है कि धरती पर है और उसका विवाह एक बूढ़े आदमी के साथ हो रहा है। लेकिन बीच का जो 10 पेज है, उस 10 पेज में ब्रिटिश प्रेस एक्ट, ब्रिटिश आर्म्स एक्ट के बारे में चर्चा है। कहा जाता है कि हम लोग तो सारे लोग शिक्षक हैं, कई बार हम जब कॉपी का चेक करते हैं, लड़के बहुत चालाक होते हैं, वो शुरू में 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखेंगे, और आखिरी पैराग्राफ भी बहुत अच्छा लिखेंगे, बीच में कुछ और लिख देंगे। और उनको ये मालूम होता है टीचर जो होते हैं शुरू का पढ़ते हैं, आखिरी का पढ़ते हैं और बीच का छोड़ देते हैं। तो उस ज़माने में भी अंग्रेज का यही चाह, तो लोग यही काम करते हैं, शुरू में 10 पन्ना कुछ और लिख देते थे, बीच में मूल बात लिखते थे, और आखिरी में कुछ और लिखते थे। आप गौर करेंगे, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका निकालते हैं। ब्राह्मण पत्रिका कोई ब्राह्मणवाद के प्रचार के लिए नहीं निकाल रहे थे, इसलिए ब्राह्मण निकाल रहे थे कि अंग्रेज़ों ने एक समिति बनाई थी 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया ने, जिसको वेडरबर्न कमेटी कहते हैं। वो वेडरबर्न रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्रिटिश शासन भारत पर लंबे समय तक हुकूमत करना चाहती है तो यहाँ के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, और इसीलिए हस्तक्षेप नहीं करें, इसी को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि उस रिपोर्ट में के आधार पर जो ब्रिटिश शासन बाद में क्या, उन्होंने धार्मिक मामले में भारतीयों में कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसी लोग ब्राह्मण नाम से पत्रिका निकालने लगे, कायस्थ के नाम से पाठशाला खोल दिया कि भाई ये तो हमारा जाति का मामला, इसमें आप दखल मत दीजिए, ये हमारा धर्म का मामला, इसमें आप दखल मत दीजिए। तो इस तरह की एक्टिविटी भी जो है वो हमारे देश की, भारत देश की अलग समझ बनाती है कि हाँ, भारत देश का जो मूल था, जो डिकोलोनाइज भारत था, वह मौजूद था, वह गायब नहीं हुआ था, वह हमेशा यहाँ मौजूद रहा है, और वह भी हाईली प्रोग्रेसिव था। उसके अंदर एक अलग तरह की चेतना थी, और उस चेतना में भी लोग एक तरह से ऐसे चीज़ों को पढ़ाते थे कि हमारे बच्चे मतलब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से कमज़ोर नहीं रहे। कहने का मतलब कि जो पूरा का पूरा जो एक तरह से 1857 की बात मैं आपसे कह रहा था, 1857 को समझे बिना आधुनिक भारत को नहीं समझा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे हिंदी के लेखकों ने 1857 का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की। अब ये ज़रूर है कि आज़ादी के बीच के जो हमारे लेखक हैं, वे 1857 के खुल के चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी चर्चा करता था या तो जेल जाता था या फिर मतलब उसकी किताबें प्रतिबंधित हो जाती थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको 1857 शब्द नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान से पढ़िएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, 1857 नहीं दिखाई पड़ेगा,
1857 की चर्चा नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ, एक शब्द की चर्चा दिखाई पड़ेगी, बलवा शब्द की चर्चा दिखाई पड़ेगी। और अंग्रेज जो थे, जो थोड़ी थोड़ी हिंदी जान गए थे, उसको बलवा कहते थे। ये बलवा है, ये बलवाई लोग हैं जो मतलब उत्पात मचा रहे हैं पूरे देश में। और उनके उत्पात को शांत करने के लिए हम एक तरह से अपने हथियार का, सिपाही हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगभग इसी शब्द का इस्तेमाल बलवा या थोड़ा बहुत बात गदर शब्द का इस्तेमाल होता है। आप गौर करेंगे कि अमृतलाल नागर को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि नागर जी बहुत बारीकी के साथ अपने नॉवेल्स में यह भी कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में या हिंदी आलोचना में जो काम रामविलास शर्मा आलोचना में कर रहे थे, वही काम अमृतलाल नागर जो हैं वो हिंदी कथा साहित्य में कर रहे थे। आप चाहे उनके गदर का फूल पढ़िए, या आंखों देखा गदर पढ़िए, या करवट पढ़िए, पीढ़िया पढ़िए, या शतरंज के मोहरे पढ़िए मध्यकाल को लेकर। अगर भारत के मध्यकाल को समझना है तो शतरंज के मोहरा उनका बहुत अच्छी किताब है। और प्राचीन भारत को समझना है, अगर आप प्राचीन भारत को समझना चाहते हैं तो अमृतलाल नागर का एकदा नमिषारण्य जो किताब है, यह किताब बहुत अच्छा उपन्यास है। आप में से जिन्होंने भी इस उपन्यास को पढ़ा होगा, ये जो मेरी किताब है, इससे मैंने इसकी चर्चा की है। नागर पे बहुत किताब, ये इसका पहला एडिशन 1994 में आया था, दूसरा एडिशन इसका 2016 में आया। तो मैं जब नागर जी को पढ़ रहा था, मैंने देखा कि नागर जी पर हिंदी आलोचना ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन भारत देश की जो समझ इनके अंदर मौजूद है, प्राचीन भारत को समझने के लिए एकदा नमिषारण्य। और इस किताब की जो खासियत है, इस किताब में दो संप्रदाय की चर्चा है, एक जो शैव संप्रदाय है, जो वैष्णव संप्रदाय है। और नैमिष वन में जो वैचारिक जो संघर्ष होता है दोनों के बीच, उसको भी दिखाते हैं। हजारों की संख्या में साधु आपस में लड़ते हैं और मारे भी, एक दूसरे को मारते भी हैं। लेकिन ये जो वैचारिक टकराहट है, यह उस भारत की समझ पैदा करती है कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की एक अलग परंपरा थी जो लगातार बनी थी। मतलब यह लड़ाई जो थी ज्ञान की लड़ाई थी, यह लड़ाई दर्शन की लड़ाई थी। शैव अपने को श्रेष्ठ कहते थे, वैष्णव अपने को श्रेष्ठ कहते थे। बाद में बुद्धिज्म ने आकर के इन दोनों को चुनौती दिया, बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म ने दोनों को चुनौती दिया। और उसके बाद तो फिर जो मुग़ल शासन है उससे चुनौती मिली, और फिर आधुनिक भारत में मतलब जो हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर अलग से बात कभी हम लोग करेंगे। लेकिन जो पूरा का पूरा मामला जो था, एक तरह से मैं नागर जी की चर्चा कर रहा था। नागर जी की जब आप गदर के फूल किताब पढ़ेंगे तो गदर के फूल मेमोयर है, और कहा जाता है कि देश को समझने के लिए, देश को जानने के लिए देश का भ्रमण करना, देश की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में, अगर आपका घर के बगल में आपका अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो रोज़ पैदल जाने की कोशिश करिए। आप अगर रोज़ पैदल जाएंगे तो आपकी देश की समझ बननी शुरू हो जाएगी। आप अगर गाड़ी से जाते हैं तो देश की समझ नहीं बनेगी, अगर आप बाइक से जाते हैं तो देश की समझ नहीं। लेकिन आप पैदल जाते हैं तो आप देखेंगे रास्ते में कई लोग मिलेंगे आपको, भिखारी भी मिलेंगे, कुछ बच्चे मिलेंगे, मज़दूर मिलेंगे, ठेले वाले मिलेंगे। तो आप उनके साथ बात करिए। उनसे जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके देश की समझ बिल्कुल अलग तरह की समझ बन रही है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, लोभ और प्रीति। आप सब ने पढ़ा होगा उस निबंध को। लोभ और प्रीति निबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं एक जगह कि बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है, यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं। आंखें खोलकर देखो खेत कैसे लहलहा रहे हैं। नाले झाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं। टेसू के फूलों के वनस्थली कैसे लाल हो रही है। चौपायों के झुंड के चढ़ते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं। अमराइयों के बीच से गांव झांक रहे हैं। आम के बगीचे के बीच से पीछे से गांव दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आँखों में बस जाएगा, समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे। तब तुम्हारे अंतःकरण से इस इच्छा का उदय होगा कि
वह हमसे कभी ना हटे, मतलब वह हमारा देश हमसे कभी ना हटे। वह सदा हरा भरा और फूला फूला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी हों। वह तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। तो अब गौर करेंगे कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं, लोभ और प्रेम जैसे निबंध में लिखते हैं कि देश को समझना है, देश को जाना है तो अपने घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकलकर देखिए कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, चिड़िया कैसे चहचहा रही है, झाड़ियों के बीच से कैसे पानी बह रहा है। छोटे छोटे, जैसे आप में से जो भी गांव से जुड़े हुए हैं, जब आप खेतों में जाते हैं देखते हैं कि झाड़ियों के बीच से पानी बहते रहता है, खेतों में पानी जाते रहता है। तो उसको अपनी आंखों में समाइए, तब आपको देश की समझ बनेगी। जब आप पैदल चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको समाज की समझ बनती है, और समाज की समझ बनने का अर्थ है कि आपकी देश की समझ भी बनती है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देश को समझने के लिए आपको घूमना बहुत ज़रूरी होता। आपसे मैं चर्चा अमृतलाल नागर की कर रहा था, और अमृतलाल नागर लिखते हैं गदर के फूल में कि जब वो यात्रा करते करते अवध के एक गाँव में गए, तो वहाँ पर उन्हें किसी ने बताया कि आप सब जानते हैं कि 1957 में नागर जी को एक प्रोजेक्ट मिला था उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो बचे खुचे जो सेनानी हैं उनके मेमोयर को इकट्ठा करें और एक किताब तैयार करें। और नागर जी ने अवध के गांव-गांव घूम करके वह स्मृतियों को इकट्ठा किया और डॉक्यूमेंटेड किया। बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा, गदर के फूल। इतनी अच्छी किताब है कि आपको मतलब 1857 से 1947 का जो देश है वह देश समझ में आएगा। एक भारत की समझ आपकी बननी शुरू होगी। उसमें नागर जी ने जब गांव में घूम रहे थे तो एक जगह पता चलता है कि एक आदमी कहता है कि कहाँ घूम रहे हैं आप, जाइए उस परिवार में, ठाकुर जी का जाइए, वहाँ एक किताब है, किताब का नाम है जंगनामा। जंगनामा, उसमें सब लिखा हुआ है। तो नागर जी जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस परिवार ने पीढ़ियों से उस किताब को बचा के रखा था। उस परिवार के किसी व्यक्ति ने अवध में जो शहीद हुए थे उस गांव के आसपास के इलाके में, उनका नाम, गांव, पता और उनका क्या हुआ था सबको डॉक्यूमेंटेड कर रखा था। वह किताब अभी हाल के दिनों में 2016 में अमृतलाल नागर की जो मतलब पौत्री हैं दीक्षा नागर, ऋचा नागर, दोनों ने मिलकर उसको पब्लिश कराया। लेकिन एक हमने जो किताब हम लोगों ने तैयार किया था 1857 पर 2008 में, यह किताब प्रकाशन संस्थान से आई थी। इस किताब में भी उस लेख को हमने डाल रखा है। आप गौर करेंगे इस किताब में नागर जी ने 90 मतलब ऐसे लोग का नाम दे रखा है, ऐसे क्रांतिकारी के नाम जिनको अंग्रेज़ों ने पेड़ पर लटका दिया था 1897 के संग्राम में भाग लेने के लिए, या उनकी हत्या कर दी थी। कई लोगों तो अपने गाड़ियों में बांध कर घुमाए थे और पैदल दौड़ा कर उनको मार दिया था। ऐसे सबके नाम को गांव के लोगों ने डॉक्यूमेंटेड किया और लिखा। और इसमें जो नाम है, कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जैसे 1 नंबर में है दरियाव सिंह, बलभद्र सिंह के मामा। 2 में है हीरा सिंह, बलभद्र सिंह के काका। तीसरे में है आपका उमराव सिंह गौड़। फिर है कालिका थाना गांव के निवासी। फिर है चंदी पांडे। फिर है राम प्रसाद। फिर है परवन नाऊ। फिर है मुन्नू सिंह, जगत सिंह, शिवदीन, शिवभक्स, गौरी पांडे, राधे दुबे। और फिर इसी तरह से माखन सिंह, संतलाल, कलिका, भिखारी गाड़ीवान, बल्दी गाड़ीवान, दौलतिया गाड़ीवान, कान्हो गाड़ीवान, जवाहिर कहार। ऐसे उन सबके नाम इसमें दर्ज है, इनके बारे में लिखा हुआ है, जिनको 1857 में अंग्रेज़ों ने पेड़ पर लटका के मार दिया था या जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो यह किताब अगर नागर जी गांव-गांव नहीं घूमते, गदर के फूल के दौरान, लिखने के दौरान अवध के गांव नहीं जाते, तो नागर जी ने लिखा है, उनकी किताबें पढ़ेंगे कि गांव में घूमते घूमते उन्हें पता चला कि हमारा देश कैसा है, किस तरह इन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया। और कहा जाता है कि देश के लिए बलिदान करना बड़ी बात होती है। और नागर जी के बारे में कहा जाता है कि नागर जी ने लिखा है अपने संस्मरण में, इसके बारे में लिखा है कि बचपन में लिखा है नागर जी ने खुद ही स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था 1928 तक। तो वो लिखते थे कि उनके घर में बहुत सारे लोग क्रांतिकारी आते थे। कोई ताबीज़, जाली वाला बाकी कोई ताबीज़ बांधता था मिट्टी की, तो कोई अपनी टोपी पर बहुत सारे मतलब देशभक्ति के गीत लगा करके टोपी पर घूमते थे। उसमें लिखा होता था, हम तो खद्दर की लैबे सुराज, हमार कोई का करी है, या जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें राजधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे इस तरह से लिखी लिखी टोपियाँ बनती थी। तो नागर जी ने लिखा है संस्मरण में
कि यह सब क्या है, यह सब क्या है। मैं समझ नहीं पाता था आखिर यह देश क्या है, पर उन्हें लगता था कि देश कुछ है जिसके लिए कुछ किया जा सकता है। मतलब देश कुछ है जिसके लिए कुछ किया जा सकता है। कहने का मतलब कि देश जो होता है, मतलब देश एक बिल्कुल अलग उसका मतलब हर जगह देश मौजूद होता है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी देश मौजूद है, आपकी हवा में, पानी में, धूप में, हर जगह देश मौजूद है। जो देश की समझ है, देश की समझ ऐसे ही बनती है, और देश की समझ को बनाने में बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप गौर करेंगे कि मतलब जब आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसके अद्भुत उदाहरण हैं। जब आप पढ़ेंगे ध्यान से उनको, तो कई बार जब एक उनका बहुत चर्चित निबंध है जातीय साहित्य, जातीय साहित्य, तो जब जातीय शब्द लिखते हैं तो जातीय के बाद ब्रैकेट में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राष्ट्र शब्द लिख देते हैं। मतलब जातीय ब्रैकेट में राष्ट्र साहित्य। तो कहते हैं कि जातीय साहित्य जो होता है एक तरह से मतलब वो देश का साहित्य होता है, वह देश के बारे में होता है और देश की एक अलग समझ पैदा करता है। और इसीलिए लिखते हैं कई बार जब चर्चा करते हैं कि मेरे गांव में जो जातियाँ बसी है वे किसी उजड़े महल या गड़ी हुई ईंटों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ईंटें भी जो ईंट लोग बनाते हैं उसमें किसी का नाम दर्ज कर देते हैं, तो वह भी देश है। मतलब ईंट, ज़मीन, मिट्टी, खंडहर, ये सारे के सारे देश हैं। और बहुत बारीकी के साथ मतलब द्विवेदी जी इस बात की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मेरे गांव में जो जातियाँ बसी है वे किसी उजड़े महल या गड़ी हुई ईंटों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे इस छोटे से गांव में भारतवर्ष का बड़ा सांस्कृतिक इतिहास मौजूद है। मतलब सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ जो होती है उसका संबंध देश के साथ होता है, राष्ट्र के साथ होता है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा साहित्य होता है, जो हमारे साहित्य की जो समझ होती है, यह एक तरह से देश को समझने में मदद करता है, राष्ट्र को समझने में मदद करता है। और इसीलिए मतलब जो साहित्य है, साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। एक और प्रसंग की मैं चर्चा करता, लेकिन मैं सिर्फ संकेत करके अब छोड़ूंगा, इससे काफ़ी लंबा आप लोग के साथ हो गया। आप में से जो बम्बई में रहते हैं, जो कलकत्ता में रहते हैं, कभी वहाँ के समाजशास्त्र विभाग में जाइएगा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जाइएगा। और वैसे ही जो लोग बम्बई में रहते हैं वहाँ के भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जाइएगा। कलकत्ता में या जो लोग लखनऊ में हैं वे भी समाजशास्त्र डिपार्टमेंट आप लोग जाइएगा। तो सबसे पहले भारत में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट 1914 में 1914 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। 1919 में 1919 में बम्बई में शुरू हुआ, बम्बई यूनिवर्सिटी में। और 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। ये तीन यूनिवर्सिटी की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये तीनों यूनिवर्सिटी का जो समाजशास्त्र का विभाग था, यह ऐसा विभाग था जिन्होंने इस देश को समझने में या देश की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो समाजशास्त्र का विभाग था और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का समाजशास्त्र का विभाग था, उसने एक देश की अलग समझ पैदा की। लेकिन जो बम्बई स्कूल का, बम्बई यूनिवर्सिटी का जो समाजशास्त्र विभाग था, उसने देश की एक अलग समझ पैदा की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे समाजशास्त्र विभाग के, उनका नाम था विनय सरकार जुड़े थे। लेकिन वहाँ के जो सबसे प्रतिष्ठित जो समाजशास्त्री थे राधा कमल मुखर्जी थे, R.K. मुखर्जी थे। वैसे ही B.N. सील जो थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बाद में उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी बुला लिया। और बम्बई यूनिवर्सिटी के जो समाजशास्त्र के जो संस्थापक थे उनका नाम था सर पैट्रिक ग्रिट्स, एक ब्रिटिश मूल के थे। तो जो भारत की जो समझ है, जो भारतीयता की जो समझ है, उसको समझने के लिए समाजशास्त्र का जो कलकत्ता स्कूल है और जो बम्बई का स्कूल है, को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। बस इतना थोड़ा सा संकेत करके अपनी बात में समाप्त करूँगा कि कलकत्ता के समाजशास्त्र के विभाग ने भारत को समझने के लिए जो टूल्स बनाए, वो भारतीय साहित्य, भारतीय संगीत, भारतीय कला, भारतीय आर्किटेक्ट, इनको आधार बनाया। या मूर्ति कला हो या शिल्प कला हो, कहा कि भारत को समझने के लिए इनके आधार पर भारत को समझा जा सकता है। लेकिन बम्बई का जो स्कूल था,
जिसके सर पैट्रिक ग्रेट जिसके संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहा कि भारत को समझने के लिए भारत के गांव, भारत की जाति व्यवस्था और भारत की मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी समाज को समझना ज़रूरी है। मतलब अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत को समझने के लिए विलेज, कास्ट और हिस्ट्री। आप गौर करेंगे कि आज जो भारत की समझ पूरी दुनिया में जो बनी हुई है वह उसी बम्बई स्कूल पर आधारित है। उसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि भारत का मतलब भारत के गांव, विलेज का मतलब कास्ट और फिर ट्राइबल। अभी भी विदेश के जितने विद्वान हैं भारत को समझने के लिए इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो कलकत्ता स्कूल था जिसने भारत को समझने के भारतीय संगीत, भारतीय साहित्य, भारतीय कला को एक तरह से टूल्स बनाया, वह मतलब पीछे छूट गया। उसकी बहुत बड़ी कहानी है, कभी आपसे बातचीत होगी तो इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। तो मेरे ख्याल से आपका समय भी समाप्त हो रहा है, तो कभी बातचीत हम करेंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मलखान जी के पास मेरा मेल आईडी भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। कभी बातचीत करना होगा तो हम अलग से भी बातचीत कर पाएंगे। और मैं सवाल तो देख नहीं पाया, लेकिन कुछ होगा तो आप ज़रूर दे देंगे, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे कभी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आप सबके प्रति आभार कि आप सब ने करीब 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा आप लोगों ने ध्यान से सुना। और मतलब मुझे भी आपसे अपनी बातचीत करके जो भारत की जो समझ है मेरी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह मान कर चलना है कि साहित्य बहुत ताकतवर विधा है। आप हिंदी पढ़ाते हैं तो अपने को कमज़ोर नहीं समझना है। आप हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो कमज़ोर नहीं समझना है। हिंदी साहित्य आज के समय में पूरी दुनिया के जो समाजशास्त्री हैं, जो समाज वैज्ञानिक हैं, समाज को समझने के लिए अब साहित्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति को समझने के लिए साहित्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोबारा समाजशास्त्रियों की फिर झुकाव साहित्य की तरफ हुआ है और इसीलिए साहित्य एक बड़ा टूल्स है। 2 बड़ी कॉन्फ्रेंस अभी होगी आने वाले दिनों में। एक तो हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मणिनाथ ठाकुर करेंगे, 17-18 जनवरी को करेंगे, वो रेणु उसके केंद्र में है। और दूसरा मैं भी करने वाला हूँ मार्च के लास्ट में, रेणु की समझ के रेणु के बहाने, कि कैसे मतलब देश को समझने में और साहित्य को समझने में या पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर को समझने में साहित्य हमारी मदद करता है। तो आप सारे के सारे लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य के छात्र हैं और साहित्य के अध्यापक हैं, तो अपने को बहुत ताकतवर समझना है। मतलब साहित्य के अंदर वह ताकत है जो एक तरह से कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है और कुछ बेहतर काम कर सकता है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सबसे मैं मतलब अपना बातचीत यहीं समाप्त करूँगा। और थोड़ा समय होगा तो हम बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो फिर कभी बातचीत करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद और पुनः डॉक्टर मलखान सिंह और पूनम जी के प्रति आभार और प्रोफेसर पांडे के प्रति जो डायरेक्टर हैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के, कि आप सबसे बातचीत करने का हम लोग को मौका मिला। तो धन्यवाद, नमस्ते। प्रतिभागियों का कोई सवाल पूछना है तो सर से कर सकते हैं। सर एक जिज्ञासा थी बस जी। थोड़ी सी। मैं सर को नमस्कार सर, मैं जेएनयू से ही मैंने MA MPhil PhD किया है। मेरा नाम नीलम है। हाँ हाँ और मैंने आपसे पढ़ा है सर। हाँ, आपने का नाम बदला हुआ आ रहा है। सर नीलम, मैं प्रमोद जी की क्लासमेट हूँ। जी जी, नहीं आप किसी और की आईडी से आप शायद दिखा रही, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। हाँ हाँ, बताइए नीलम जी। हाँ, वो बेटी की आईडी से सर वो है। सर एक जिज्ञासा ही कह सकते हैं कि जब हम साहित्य की बात करते हैं